नमस्ते दोस्तों। मैं भाई राजपूत नेशन फर्स्ट रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आपने आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है। और जो लोग प्री 2020 की एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर अगले साल अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए मैंने ये जो टेस्ट सीरीज चालू की हुई है। स्पेशली मेरा चैनल चालू करने का जो मोटिव है, मैंने हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ मैं, कि गुजराती मीडियम वालों के लिए मैंने चालू किया है वो है। लेकिन उन बच्चों को भी, चाहे वो रीजनल मीडियम वाले गुजराती मीडियम के हो, मराठी मीडियम से हो, या भारत के किसी भी रीजनल मीडियम से वो बंदे अपने एग्जाम दे रहे हो, उनको तो यूपीएससी का पेपर दो ही लैंग्वेज में देना होता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये वीडियो सीरीज सबके लिए यूजफुल है। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हम देख रहे हैं प्रीलिम्स के फैक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, लेकिन फैक्चुअल डेटा रटने की अति आवश्यकता होती। आप उसमें किसी भी तरह का दिमाग लगाने की आपको कोई आवश्यकता होती नहीं। यदि आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको उसे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप श्योरिटी नहीं होगी और आप कहीं भी तुक्का लगा के आंसर टिक करके आओगे और पता चला कि आंसर रॉन्ग था, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और एक दो मार्क्स के लिए या फिर एक दो क्वेश्चन रॉन्ग राइट होने की वजह से भी आप प्रीलिम से आउट हो सकते हो। तो इतना बड़ा रिस्क कब लेना है और कब नहीं लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर किस तरह अटेम्प्ट करते हो और आपका अप्रोच क्या है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम प्री के फैक्ट्स के हिसाब से देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को यदि मैं आपको बताऊं, तो मैंने खुद ने 80 से 90 वीडियोस ऑनलाइन लेक्चर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के द्वारा मेंस के आंसर राइटिंग के साथ मैंने प्रिपेयर किए हुए। लेकिन मैं प्री के हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या फिर जो डेट्स होती है, कुछ ईयर्स होते हैं जो कुछ ट्रेटी हुई है हिस्ट्री में, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियो सीरीज या फिर कुछ टॉपिक्स बना रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, प्री 2020 के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली नए बच्चों के लिए, जिनको अवेयरनेस नहीं, जिनको मालूम नहीं, खास करके उन लोगों के लिए है। क्योंकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो सब ऑलरेडी मालूम ही है। तो आप लोग रिवीजन के लिए ये वीडियो देख सकते हो, या फिर यदि आपका रिवीजन हो गया है तो फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो भी आपका रीड करना बाकी रह गया हो, या फिर भले ही आपका रीडिंग हो गया हो, ऐसा कभी मत सोचो कि आपने पढ़ लिया तो आपको याद ही होगा, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा माइंड में देर तक माइंड में स्टोर नहीं रह पाते। ठीक है। तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो चलो ज़्यादा देर नहीं कर दें, क्योंकि हर लेक्चर में मैंने बता दिया कि मैं 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था मैंने, और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी। ओके। और अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने को जा रहा है 2020 प्री के लिए। ओके। तो चलो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न इंडिया। तो देखो उसमें प्री के हिसाब से कौन कौन से फैक्ट हमें याद रखने हैं। ओके, ज़्यादातर बच्चों को तो याद ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट यूरोपियन came across African continent's southernmost part, that is Cape of Good Hope। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आपको मालूम होगा या आपने मैप देखा होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई ड्रोन नहीं कर रहा हो क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लैंड है इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या है थी, यहाँ पे जो इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वहाँ की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया था भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो ये जो आपका साउथ अफ्रीका था, मतलब कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, वहां पे केप ऑफ गुड ऑफ नाम का एक स्थल है। वहां पे पहले एक ऐसा यूरोपीय इंसान था जहां तक उसने ट्रैवलिंग की थी या फिर प्रवास किया था अपना। ओके, किसने था, क्या नाम था उसका, फर्स्ट यूरोपियन वो केम अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सदर्न मोस्ट पार्ट, केप ऑफ गुड ऑफ। कौन थे वो, उनका नाम क्या था, सॉरी मैं यहाँ पे लिखने का भूल गया वो, शायद उनका नाम था बार्थोलोम्यू। ओके, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनके नाम में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो देखो उनका नाम क्या था, आप लिख लीजिए, मेरा लिखना रह गया है। ठीक है। ओके, बार्थोलोम्यू डियाज, क्या नाम है उसका, उस इंसान का नाम क्या था जिन्होंने केप ऑफ गुड होप तक प्रवास प्रवास किया था, ट्रैवलिंग की थी, बार्थोलोम्यू डियाज। ओके, नेक्स्ट देखो आपका है फर्स्ट यूरोपियन टू कैम इंडिया। अब भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो आपको याद रखने का है,
आपने बहुत बार नाम भी सुना है वास्को दी गामा। ओके, कहाँ पे आते हैं? भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे जो कालीकट नाम का जो पोर्ट है, बंदर है, ओके, बंदरगाह कालीकट, वहां पे आए थे। कब? इन 1498। ओके, 1498 में, ये आपको याद रखना है। ओके, आपके 9वीं 10वीं के स्टैंडर्ड की हिस्ट्री से आप पढ़ते आए लो साइंस की, साइंस में, ओके, सोशल साइंस में। कोलंबस ने क्या किया था इन 1492, 1492 में उन्होंने क्या किया था, गलती से वो भारत की तरफ आने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन गलती से वो ईस्ट की जगह पे वेस्ट में चले गए थे। और वेस्ट में उन्होंने जो लोकेशन या फिर जिस प्लेस को उन्होंने ढूंढा, तो उस प्लेस को उन्होंने इंडिया समझ के उसको इसे धारणा बना ली कि ये जो लोकेशन है जो उन्होंने ढूंढा था ये इंडिया ही है। लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग अलग थे, या फिर उन्होंने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में जो कुछ सोच के रखा था, वैसे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर इस तरह की किसी भी तरह की वेशभूषा या फिर बोली या फिर खान पान की आदतें वहाँ के लोगों में इस इंसान को नहीं दिखी। ओके, किसको? कोलंबस जी को। ठीक है, इसलिए इस कोलंबस ने क्या किया, गलती से वेस्ट में चले गए और वहां पे जो लोकेशन उन्होंने ढूंढा जो इंडिया के वेस्ट में था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? वेस्ट इंडीज। ओके, इसलिए उसका नाम है वेस्ट इंडीज। आप क्रिकेट टीम सुनते हो ना, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, तो यही क्रिकेट टीम है। ओके, जो यूएसए के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे एक आइलैंड कंट्री है, वेस्ट इंडीज। देखो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, तो उस आइलैंड कंट्री को वेस्ट इंडीज की इन्वेंशन, खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। ओके, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ वेरियस कंपनीज एस्टेब्लिश, यानी कि कब, कौन से साल में, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, और प्लेस, और कौन से स्थल पे उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देखो भारत में सबसे पहले तो हमको मालूम है कि ब्रिटिश क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने रॉयल चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली का राइट दिया था ट्रेड करने के लिए, कि एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि जो भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन समय के साथ साथ जब रिनायंस हुआ, पुनर्जागरण का काल हुआ, तब पूरे यूरोप में ये माहिती फैल गई कि भारत एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे बहुत सी चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे हमें मिल सकती है, फिर हम मुनाफा कमा सकते। तो बहुत सी यूरोपियन कंपनियां धीरे धीरे भारत में प्रवेश करना उन्होंने चालू कर दिया था। तो कब, कौन सी कंपनी कब आई थी और भारत के किस सिटी में या फिर किस प्रोविंस में, तब भारत में राज्य को स्टेट ये सब नाम दर्जा नहीं दिया गया था, क्योंकि तब भारत एक अखंड भारत नहीं था। भारत अभी एक यूनिट, एक आज जो अखंड भारत हम जिसकी जी बात करते हैं, हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, वैसा तब भारत नहीं था। तब भारत बटा हुआ था अलग अलग प्रांतों में। उन प्रांतों को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोविंसेस। ठीक है, तो उन प्रोविंसेस को, किस प्रोविंस में कौन सी फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब वो प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मतलब कि माल सामान लाने जाने के लिए जो चीज को स्टोर करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसको क्या नाम दिया गया था? फैक्ट्री। ओके, इसलिए उसको फैक्ट्री बोलते हैं। वहां पे कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता था। तो देखो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बाद में देखो, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पेरिस कंपनीज। देखो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्टुगीज, सबसे पहले भारत में आने वाली जो पोर्टुगीज कंपनी थी, या फिर पहले पहले जो कंपनी थी वो कौन सी कंपनी थी? पोर्टुगीज, जो पोर्टुगल की थी। ओके, तो वही पहली पोर्टुगीज कंपनी कब आई थी भारत में? 1503 में। ओके, और उनका जो फैक्ट्री थी उन्होंने कहा एस्टेब्लिश किया था? कोच्चि में। ओके, और यही इसी कोच्चि को उन्होंने अपना क्या बनाया था? हेडक्वार्टर बनाया था। याद रखना, पोर्टुगीज का भारत में जब पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1503 में। और कहाँ पे स्टैब्लिश किया था? कोच्चि में, और यही उनका हेडक्वार्टर बना हुआ था। हेडक्वार्टर मतलब कि वहीं से उनकी सारी कंपनी की प्रोसीजर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे कभी भी आप ईएस देखोगे मतलब उसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है और डच भी हो सकती है। ओके, क्योंकि ये सारी कंपनियां वेस्ट में थी और ये सब कहाँ पे आए थे? भारत में। क्योंकि भारत ईस्ट में था, इसलिए ये सारी कंपनी को क्या नाम दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में कब स्थापित की गई थी? 1611 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ओके, जो तमिलनाडु के साइड का जो ईस्टर्न कोस्ट आप देखते हो, वहां पे मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया गया था। आप बोलोगे सर 1608 में तो सूरत में स्टैब्लिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। देखो इस चीज के बारे में आपको क्लियरली जानना हो तो आप गूगल कर सकते हो
क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि कई जगह पे ऐसा बोला गया है कि 1608 में सूरत में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की जो बात है वो स्टैब्लिश नहीं की गई थी, वो स्टैब्लिश बाद में की गई। वहां पे तो सिर्फ जो ब्रिटिश उस ब्रिटिश काल के दरमियान जब वहां का जो मुगल एम्परर था उन्होंने सिर्फ परमिशन दी थी, स्टैब्लिश नहीं किया गया था, सिर्फ परमिशन दिया गया था। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि ब्रिटिश के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, मसूलीपट्टनम में। ओके, कब? 1611 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब थी? 1605 में। वो भी कब कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी? मसूलीपट्टनम में। ओके, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी? 1668 में। कहाँ पे की थी? सूरत में। याद रखना, सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में किसने स्टैब्लिश की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब इसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री उसके दूसरे साल यानी कि 1669 में 1669 में स्टैब्लिश की थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। तो देखो यहाँ से आपको यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है कि यदि आपको दे दिया जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज और विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनीज एस्टेब्लिश देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया और इन मसूलीपट्टनम ऑफ इंडिया, तो कौन कौन सी कंपनियां थी? तो देखो, एक तो आपको हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया था। दूसरी थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और थर्ड थी आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और अन्य कोई और एक कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि आपका मान लो कि हम समझ लेते हैं पोर्टुगीज कंपनी। ओके, या फिर पोर्टुगीज कंपनी, जो कुछ लिखा होगा वो, या फिर लिखा होगा नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर मसूलीपट्टनम में अलग अलग सालों में वहां पे फैक्ट्री के तौर पे स्टैब्लिश किए हुए थे। ओके, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हेडक्वार्टर्स। देखो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हुआ करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? मद्रास में था। और कब बनाया गया था मद्रास में? 1639 में। ओके, 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास को बनाया गया था। ओके, और वहां पे क्या किया गया था? स्टैब्लिश की गई थी एक फैक्ट्री मद्रास में भी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की थी? मसूलीपट्टनम में। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की थी? मद्रास में की थी। ओके, और उसी मद्रास को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट देखो, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कौन सा था? पुडुचेरी। ओके, जिसको पहले पौंडीचेरी बोला जाता था। कब? 1673 में। ओके, 1673 में। और इसी पुडुचेरी में उन्होंने एक किला बनाया था, अपना फोर्ट बनाया था। उस फोर्ट को क्या बोला जाता है? फोर्ट लुई। किस नाम से जान रहा है? फ्रांस के जो किंग थे, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो अब आएगा किंग लुई 14, लुई 16। ओके, तो फोर्ट लुई जब आए तो आपको याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये फैक्ट्री या फिर ये फोर्ट बनाया गया था। उसी तरह आप देखोगे कि मद्रास में जो हियर यानी कि मद्रास में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो फोर्ट बनाया गया था, जो किला बनाया गया था, उस किले को क्या नाम दिया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास में जो फोर्ट है वो क्या है? सेंट जॉर्ज है। और जो आपने पुडुचेरी में फ्रेंच के द्वारा बनाया गया वो कौन सा है? फोर्ट लुई। ओके, ये चीज याद रखना, फैक्चुअल। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज दस्तक। आप पूछोगे सर दस्तक है क्या? कभी कभार है ना एग्जाम में ऐसे यूपीएससी पूछ लेती है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दस्तक, या फिर ऐसा लिख दिया होगा, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड और द टर्म दस्तक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको नीचे दिए गए होंगे 4 सेंटेंसेस। तो लिखा होगा टैक्स कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल एम्परर्स, या फिर इट वाज गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत टाइम, या फिर इट वाज अ टेम्पल आर्किटेक्चरल फॉर्म। तो ऐसा कुछ ना कुछ तरीके से आपको 3-4 सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो दस्तक एक्चुअली था क्या? ओके, दस्तक का मतलब होता क्या था? तो दस्तक याद रखना, ये मुगलों के द्वारा प्रचलित किया गया एक शब्द था। स्पेशली जो मुगल एम्परर था, मुगल सम्राट कौन? फर्रुखशाह, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था उसने। तो देखो, इंट्रोड्यूस बाय फर्रुखशाह। फर्रुखशाह एक मुगल एम्परर था
पता है ना, मुगल शासक ने भी भारत में उनका लंबा शासक रहा है, ओके, शासन कर रहा है। कब दिया था उन्होंने दस्तक? 1717 में। आप याद रख सकते हो 1717, ओके, 1717, ओके। तब उन्होंने दस्तक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ओके। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ था? अंडर दिस सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू पे ओनली, देखो सिर्फ और सिर्फ कितने पे करने पड़ते थे? ₹3000। मैं $3000 की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो ब्रिटिश का डॉलर नहीं हुआ करता, ब्रिटिश का पाउंड हुआ करते थे, डॉलर तो अमेरिका का है, ओके। तो ₹3000 पर एनम, एनम यानी कि ईयरली, हर साल ₹3000 ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया देने पड़ते थे। किसको? मुगल शासक को। जो देखो यहाँ पे लिखा है, टू मुगल एम्परर, किसके लिए? फॉर फ्री ट्रेड फैसिलिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे? अपने ब्रिटेन में जो उसको उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ करने के लिए, यानी कि अपने निजी स्वार्थ को पूरे करने के लिए जरूरी कच्चा माल भारत से मिल सके, इसलिए उन्होंने यहाँ के राजाओं के साथ अलग अलग तरह की संधियां की थी, ट्रीटीज की थी, या फिर अलग अलग तरह के लॉ बनाए हुए थे, ठीक है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। इसलिए ऐसा ही एक तरह का एक जो दस्तक नाम का जो एक क्या था, एक प्रकार का राइट दिया जाता था मुगल एम्पायर के द्वारा। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप बंगाल में स्पेशली, क्योंकि मुगल एम्पायर का जो मेन सेंटर था कहाँ था? बंगाल था, और बंगाल से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, ओके। तो बंगाल में क्या था कि मुगल शासक को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, हर साल ₹3000 उनको ट्रेड करने की जो फैसिलिटी मुगल एम्पायर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को दी जाती थी, उसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को मुगल एम्पायर को ₹3000 पर एनम दिए जाने थे। लेकिन इसका नुकसान इन द एंड भारत को ही हुआ था, क्योंकि इस सिस्टम के तहत ब्रिटिशरों को भारत पे अपना आधिपत्य, पॉलिटिकल टायरनी जमाने का एक अधिकार मिल गया था, ओके, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का एक मौका मिल गया था। अब नेक्स्ट देखो, अब अपना डीप मैथ्स के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट हमें जानने, ठीक है, वो हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो देखो, रियल फाउंडर्स इन इंडिया। अब भारत में अलग अलग कंपनी के अलग अलग फाउंडर्स थे। अब फाउंडर और रियल फाउंडर का मतलब क्या होता है, तो वो आपको डीप में जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फ्री के हिसाब से इतना ध्यान में रखना है कि रियल फाउंडर यानी कि जिसने किसी भी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट पे, यानी कि उस एम्पायर को बहुत बड़े लेवल पे ले गए, उसको क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर, ओके। जैसे कि आप हाल की तारीख में आप जैसे देखो कि रतन टाटा जी, वो क्या है? रतन टाटा जी कौन है? रियल फाउंडर है टाटा चेयरमैन के, ओके, या फिर टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा जी, वो क्या है? रियल फाउंडर है टाटा ग्रुप के, ओके, उस तरह आप समझ सकते हो। देखो, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल फाउंडर भारत में किसको माना जाता है? डुप्ले को। आपने डुप्ले नाम सुना होगा, तो डुप्ले वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसी तरह पोर्टुगीज कंपनी का रियल फाउंडर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ओके। नेक्स्ट देखो, लास्ट नोट आपका, फर्स्ट डच ट्रैवलर टू इंडिया। भारत में आने वाला पहला डच ट्रैवलर कौन था? कार्नेलिस हाउटमैन्स। कौन था? कार्नेलिस हाउटमैन। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब क्यों बता रहे हो हमको? देखो, ये सब फैक्चुअल डेटा है, यूपीएससी का कोई भरोसा होता नहीं है कि आपको कभी भी कोई भी चीज पूछ सकती है, या आपके स्पेक्ट्रम में दिया है या नहीं दिया है। लेकिन मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग सोर्सेज से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। जो मैंने पढ़ा है, जो मैं समझ रहा हूँ, या फिर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, या फिर जो अन एकेडमिक जो एकदम बेस्ट चैनल इंडिया का माना जाता है, जहाँ पे एक से एक स्कॉलर पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से मैंने नोट्स बनाए हुई है। और उन नोट्स में से भी मैं कुछ शॉर्ट नोट्स फ्री के हिसाब से मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इस पे विश्वास कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। यदि आपको डाउट होता हो तो आप इसको आराम से इजीली गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम फ्री के हिसाब से पढ़ते हैं, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। और जिन भी लोगों का पढ़ाई हो गया है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, मेरे जाने के 2-4 सेकंड के बाद जैसे कि स्क्रीन ब्लैंक होती है, या फिर मेरे एंट्री होने के पहले, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार एग्जाम के 8 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले सारे स्क्रीन को आप रिव्यू कर सकते हो या फिर रीड अप कर सकते हो, जिससे कि आपको माइंड में हो सके। आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या होता है? एक चीज याद रखना, यूपीएससी में यदि आपके पास
भले आपने बहुत सी चीजें आपकी पढ़ने की रहेगी हो, लेकिन यदि आपको इन सारी चीज का ओवरऑल बैकग्राउंड होगा, मालूम होगा, या फिर थोड़ा बहुत भी आपको ओवरऑल पता होगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर तक आप पहुंच सकते हो। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, ऐसा मतलब नॉर्मली बोला जाता है, क्योंकि मैंने तो अभी अटेम्प्ट दिया नहीं है, मेरा पहला अटेम्प्ट होने वाला है। लेकिन मेरे जो कुछ सर है, मेरे जो फ्रेंड्स रह चुके हैं, या फिर मैंने दूसरे बच्चों से, या फिर जो कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियसली जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हुए हैं, उनके कुछ फीडबैक लेने के बाद में आपको ये ओपिनियन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बक बक कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने मुझे ओपिनियन दिया है, आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन ऑफ, ठीक है। पूरे हर तरह की चीज का एनालिसिस करके मैंने खुद ने कई सारे पेपर सोल्व किए हैं और देखे कि यूपीएससी का ट्रेंड चेंज होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हो और आपका एटीट्यूड कैसा है उस एग्जामिनेशन के 2 घंटे के पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो बस आज तक इतना रखते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रही होगी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे कि आने के वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। फिलहाल तो फ्री के हिसाब से वीडियो चल रहा है, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को टैप करना या फिर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।